मैंने आपको तीसरी चीज नई चीज बतानी है जो आज तक आपने सुनी नहीं। सर सेक्शन 14A, अभी तक सेक्शन 14A में आप ये पढ़ते आए, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, कि जितना एग्जाम इनकम होगा उतना ही डिसअलाउंस होगा। अगर एग्जाम इनकम नहीं है तो डिसअलाउंस बिल्कुल नहीं होगा। या फिर अगर आप जजमेंट नोट करें, इन दोनों की जो जजमेंट थी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वाला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, देन देयर वाज अनदर जजमेंट ऑफ एसीबी, जहां पे उन्होंने बोला था कि भैया जब आप रूल 8D के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो उसी इन्वेस्टमेंट को लेंगे जिससे एग्जाम इनकम सर रियलाइज हो रही है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिससे उस साल में कोई एग्जाम इनकम नहीं आई है तो उसको आप काउंटिंग में नहीं लेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग रूल 8D। अप्रिशिएट करें, ये सारी जजमेंट अब खत्म हो चुकी हैं। क्यों? बिकॉज सेक्शन 14A वॉज अमेंडेड नाउ। सेक्शन 14A 2022 में अमेंड कर दिया गया था, जहां पे पहले शुरू होता था फॉर द पर्पसेस ऑफ, अब वहां पे स्टार्ट हो रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्री कंटेन्ड इन द एक्ट। तो पूरे एक्ट को ओवरराइड कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी गई है जहां पे लिखा गया है कि भैया आपने एग्जाम्ड इनकम कमाई या नहीं कमाई, आपको रिसीव हुई या नहीं हुई, एक्रू हुई, अराइज हुई या नहीं हुई, मैटर नहीं करता सर, डिसअलाउंस होगा। इसका मतलब जितनी सारी जजमेंट है कि पहली बात तो एग्जाम्ड इनकम से ज्यादा डिसअलाउंस नहीं हो सकता। देयर वाज अ जजमेंट ऑफ कराब बिल्डर्स जहां पे सर हाईकोर्ट ने यहां तक बोला था कि दैट डिसअलाउंस कांट स्वेलो होल एग्जाम्ड मोर देन एग्जाम्ड इनकम, ऐसा नहीं कर सकता। तो वो सब भी खत्म हो चुका है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये सारी जजमेंट उड़ चुकी हैं। जब ये सारी जजमेंट उड़ चुकी है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है आपने एग्जाम्ड इनकम तो जीरो कमाई, सर डिसअलाउंस 50 लाख का अगर नेक्सस प्रूव हो गया तो होगा। आपने एग्जाम्ड इनकम लाख रुपए की कमाई, डिसअलाउंस शायद 70 लाख का हो सकता है अगर नेक्सस प्रूव हो गया। तो व्हाट आई वांट टू से, अब एग्जाम्ड इनकम से इसका कोई रिलेशन नहीं रहा है। तो ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है और ये आपके ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है। अब इसका मतलब क्या मेजर इश्यूज आपके में रह गए? पहला, सर ओन्ड कैपिटल थ्योरी, और अप्रिशिएट करिए मैं 14A के लिए बता रहा हूं वो 36(1)(3) के लिए भी कुछ कुछ चीजों में एप्लीकेबल होगा। ओन्ड कैपिटल थ्योरी, अगर आप ये प्रूव कर पाओ कि सर जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है जिससे एग्जाम्ड इनकम आ सकती थी, तो पहली बात वो सारे मैंने ओल्ड कैपिटल से लगाए हैं, वो मेरे इंटरेस्ट बेरिंग से नहीं है। तो ना तो 36(1)(3) में डिसअलाउंस होगा, ना 14A में डिसअलाउंस होगा। मैं क्लियर हूं आपको? दूसरा, सर सर नेक्सस दिखाना कि कौन सा खर्चा डिसअलाउड है, वो इनिशियल बर्डन किस पे है? वो डिपार्टमेंट पे है, वो आप पे नहीं है। मैं क्लियर हूं आपको? दूसरी बात, आई कैन वेरी वेल आर्ग्यू लाइक दिस। अगर आप, मैंने आपको बताया था सर, आपको याद है, आपको याद जजमेंट था 41 ITR 425, राइट? सी अब्राहम, मैंने आपको बताया था एक जजमेंट 229 ITR 1 CWT वर्सेस एलिस ब्रिजिम खाना, शुरुआत में बताया था। चाहे मैंने बताया था कि जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है, यू कांट ऐड एनीथिंग, यू कांट डिलीट एनीथिंग। तो अप्रिशिएट करें, जब आप सेक्शन 14A बोलते हैं वो बोलता है वो इनकम जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम से बाहर है। माय क्वेश्चन इज इन हुज हैंड्स, ये बात तो लिखी नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से, इन द केस ऑफ डिविडेंड, मैं तब की बात कर रहा हूं जब डीडीटी रिजाइन था, तो वहां पे 14A के केसेस में हम ये आर्ग्यू करते थे कि सर इनकम एक बार तो टैक्सेबल हो चुकी है ना, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो एक बार चेक कंपनी के हाथ में, और सेक्शन 14A में ये बात नहीं लिखी हुई, उसने बोला जो इनकम स्कोप ऑफ टोटल इनकम से बाहर ही है। तो इसका मतलब अगर कोई इनकम ऑलरेडी एक बार टैक्सेबल हो चुकी है किसी के हाथ में भी, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 14A में नहीं आ सकती। सेम इज द केस ऑफ सर शेयर इन प्रॉफिट, जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो प्रॉफिट है टैक्सेबल हो चुका है, उसके बाद तो आप सर जो प्रॉफिट शेयर है वो तो डिवाइड करते हो और 10(2)A में डालते हो। तो अप्रिशिएट करें, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में कोई फर्क नहीं है। इट इज ओनली डिवीजन ऑफ दैट प्रॉफिट व्हिच इज ऑलरेडी बीन टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और वहां पे वर्ड कोई नहीं लिखा हुआ, इन हुज हैंड्स तो लिखा ही नहीं है। तो वी विल विल आर्ग्यू लाइक दिस कि सर अगर इनकम एक बार टैक्सेबल हो चुकी है किसी के हाथ में भी, अगर उसका एप्रोप्रिएशन हो रहा है, इसका डिवीजन हो रहा है, तो ऐसे केस में 14A का डिसअलाउंस नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा पर्सनल मानना है ये उसी इनकम पे लगेगा, ये उसी इनकम पे लगेगा जहां पर सर जो इनकम पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है, किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं हो रही, जैसे एग्रीकल्चर इनकम। अगेन मैंने बोला सर लिटिगेटिव इशू, अभी तक इस पे ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं हुआ बिकॉज सर एग्जेम्प्ट इनकम होती थी लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 50,000 रुपए। तो देयर ऑलरेडी अ जजमेंट ऑफ एसबीओपी व्हिच सेज दैट कि भैया
एक्सीडेंट इनकम से खर्चा ज्यादा डिसअलाउ नहीं होता था, तो ज्यादा इस पे ज्यादा आर्ग्यू जूरिस्प्रूडेंस ज्यादा थी नहीं, पर अब चीजें फर्क पड़ गई है। फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2022 नाउ पॉसिबिलिटी है डिसअलाउ सर 70-70 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए का डिसअलाउ भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू अगर नेक्सस डिपार्टमेंट दिखा पाया तो ऐसे केस के अंदर नाउ मुझे लगता है जूरिस्प्रूडेंस इस तरह की प्रिवेल करेगी। पर मैं आपको जो क्वेश्चन कर रहा हूं, सेक्शन 14A अब अमेंड हो चुका है, तो प्लीज अप्रिशिएट करें सर सेक्शन 14A में आप ये मान के मत चले कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है डिसअलाउंस ज्यादा भी हो सकता है, चाहे आपने पैसे कमाए या नहीं कमाए। सर कोई इशू आपको यहां तक? सर ये जो आप बोल रहे हो कि इफ इनकम इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, अगेन ऑफ कोर्स बिफोर अमेंडमेंट डिविडेंड के लिए इट कैन नॉट बी टैक्स अगेन, और इट इज अ टैक्स इनकम, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट इनकम। पर ये तो गोदरेज बॉयज में एक्सेप्ट नहीं किया गया है ना सर, ये सर प्लीज, प्रोपोजिशन। सर गोदरेज वॉइस में सर ये बात नहीं, डिस्कशन नहीं थी, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। जी सर, गोदरेज आई बॉयज में ये था कि कंपनी ने टैक्स पेड कर दिया है, सो दिस इज टैक्स, इनकम इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, सो इट शुड नॉट बी एग्जाम, इट दिस डिसअलाउंस शुड नॉट बी मेड, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड। नहीं सर, जहां तक अशोक जी मुझे मेरा मेरा पर्सनल मानना ये है, मेरा पर्सनल मानना ये है, गोदरेज बॉयज के अंदर सर जो रेशियो था दैट इज क्वाइट क्वाइट डिफरेंट। 3 जजमेंट है, मैक्सॉप बेसिकली, अदर इज एक आपका एसबीओपी है और एक गोदरेज बॉयज है। गोदरेज बॉयज का जो रेशियो है इट इज नॉट इन रिलेशन, सो अगर मान लीजिए आप ये बात बोल रहे हैं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, अगर मैं ठीक कर लूंगा, जितना मेरे को ध्यान है गोदरेज बॉयज में कभी इस तरह का आर्गूमेंट नहीं हुआ पर अगर आप ये बोल रहे हैं लेट मी चेक इट, और अगर होगा तो मैं उसे करेक्ट कर लूंगा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप करेक्शन चेक करिए, नहीं चेक करिए, मुझे इतना याद इसलिए भी है कि ये जो जी सोली दस्तूर साहब ने आर्ग्यू किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, आई वाज राइट, प्रेजेंट देयर, सो आई वेरी मच रिमेम्बर। ओके। पर सर दैट वाज कैरी ऑन जब ये क्यूबिकॉस जो गोदरेज बॉयज था, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, राइट, द पहले सुप्रीम कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट से गया था। हाँ जी, ओके। एक मिनट सर, एक मिनट। अच्छा, ओके। तो यू सेड कि दैट दिस पर्टिकुलर थिंग वाज नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बाय द सर, बॉम्बे हाई कोर्ट। सर आई बिलीव सर उसमें एक चेक कर लेते हैं, अशोक जी एक बार ये चेक कर लेते हैं, हाँ एग्रीड कर लीजिए सर, कर लीजिए हम आराम ये चेक से। कर सकते हैं कि इज इट ओबिटर या डिस्कस हुआ था, इट हैज बीन पुट इन द ऑर्डर इटसेल्फ। यस सर, यस सर। तो लेट मी चेक इट, लेट मी कम बैक टू यू, अच्छा, कम बैक टू या यू, विल श्योर। स्टैंड, अगर ऐसा है तो आई विल स्टैंड करेक्टेड। पर हैविंग सेड दैट, you can take a issue of mixed funds, you can take a issue of owned capital theory, right? आप ये भी ले सकते हैं कि नेक्सस डिपार्टमेंट के ऊपर प्रूव करना था, तो ये सारे बाकी इश्यूज आप ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू व्हाट अशोक जी सेड, राइट? अगर इफ अशोक जी जो बात बोल रहे हैं उस पर लिखा हुआ है तो आई विल स्टैंड करेक्टेड सर, ठीक है सर। और ये इंटरेस्ट का जो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट फ्री फंड, वो तो साउथ इंडिया बैंक सुप्रीम हाँ, बहुत कोर्ट सारे ने भी जजमेंट सर, अप्रूव बहुत सारे किया। judgment, बहुत सारे judgment सर, बहुत या सारे। नहीं, अभी सर मैंने सुप्रीम इसलिए कोर्ट बोला ने। सर, ये सारी चीजें ना सर आपकी 36(1)(3) में भी एप्लीकेबल हो जाएगी सर, या राइट, राइट, 36(1)(3) में, इसलिए मैंने 14 और 36(1)(3) इकट्ठे इकट्ठे भी एच और आई भी हैं, तो इसलिए दोनों को राइट, इकट्ठे कर दिया था सर, ठीक है राइट सर, सर। राइट सर, ठीक है जी। पर मैं आपको जो 14A में सेंसिटाइज करना चाहता हूँ, द इशू वाज सेंसिटाइज विद समथिंग लाइक दिस, कि अब 14A में जो पुरानी जजमेंट्स है अब वो काम नहीं कर पाएंगी, राइट? कि सर भाई एग्जाम इनकम से ज्यादा डिसअलाउंस नहीं हो सकता, या फिर अगर आपने एग्जाम इनकम नहीं कमाई तो डिसअलाउंस नहीं हो पाएगा, वो सारी जजमेंट अब आपके काम नहीं आ पाएंगी सर, ठीक है सर। सर आगे बढ़े। यस सर। नितिन सर, पार्टनरशिप डीड का क्वेरी थी कि अगर डीड में लिखी हो फिक्स्ड रेम्युनरेशन और हम बिकॉज ऑफ प्रॉफिट हम कम देना चाहते हैं, तो कुछ डिसअलाउंस हो सकती है क्या? कैसे कैसे फिर से बोलो बेटा, फिर से समझाओ, व्हाट डू यू वांट टू डीड से? में फिक्स्ड रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट किया हुआ है फिक्स डीड में, बट प्रॉफिट इतना ज्यादा आ रहा है, उसको प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए वी डोंट वांट टू गिव दैट हाई। उस पर फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि अगर आप सेक्शन 28 पढ़ते, अशोक जी यू वांट टू से समथिंग, सेक्शन 28 में ना बहुत क्लियरली लिखा हुआ है प्रिया, उसके अंदर ना कि जितनी आपने अलाउड है उतनी ही टैक्सेबल होगी आपके हाथ में। जैसे मैं, आप और फादर आप पार्टनर है, राइट? और ऑफिस बात है, आप मान लो आपको लगता है कि मैं इतनी इनकम नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं आ पा रही है, निकल पा रही है, तो ऑफिस बात जितनी डिडक्शन मिलेगी ना बेटा, उतना ही आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। जैसे दैट मैं इज एग्जाम्पल, ओके, मैं उससे भी कम
दे रहे हो, अगर उसमें फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दे दी हुई है तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना। जब मान लो लेटर से आपने सैलरी कम दी है, यस पॉसिबिलिटी है वो कहेगा कि क्यों ना मैं आपके हाथ में इतनी इनकम डाल दूं, इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, राइट। यस ऑफिस बात है अगेन सेक्शन 28(5) है, अगर मैं गलती नहीं करा 28 का क्लॉज 5 है अगर आप पढ़ोगे तो 28(5) में लिखा हुआ है कि जो इनकम उतनी टैक्सेबल होगी जितनी अलाउड है, अलाउ की गई है। बट डबल ऐसा नहीं हो सकता कि पता लगा मेरे हाथ में तो आप ऐड कर दो और उधर उधर अलाउ अलाउ ना हो, वो नहीं हो सकता। सर यू वांट टू से समथिंग सर? नो 28(5) में वो लिखा ही है ना क्लियरली। हाँ वही 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 कह रहा हूँ, 28(5) में यही बात लिखी है, यही मैं कह रहा था। ठीक है, यस सर। ठीक है जी। नाउ सर लेट अस डू क्लॉज 22। तो माइक, हाँ नितिन जी सर, मेरा एक इसमें पार्टनरशिप डीड पे एक क्वेरी था जी। कि सर वहाँ पे सैलरी टू पार्टनर स्पेसिफिकली लिखना जरूरी है, या हम इतना क्लॉज लिख सकते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज सेक्शन का वो देखिए 40 वाला? सर आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इट। वो तो अब तो बहुत मतलब सारे आ चुका है सर, बहुत सारा आ चुका है, तो उसमें क्या है, आपको लिखना ही पड़ेगा। ये लिख सकते हो कि 50,000 रुपए सब्जेक्ट टू जो आपकी जो कंडीशन लिखी है वो उठा के जी कट कर जी, दो, वो ठीक कर है दो। सर, ठीक है माय सर, ठीक। क्वेश्चन वाज कि अगर उसमें रेम्यूनरेशन फिक्स है फिर भी आप कम दे रहे हो बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स, फिर क्या बुक्स में कम दे रहे हो तो तो बेटा कॉन्ट्रडिक्ट मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे लेटर से 50,000 रुपए लिखी हुई है, पर अलाउड कितनी होगी, मैं ये कह रहा हूँ, that's what I'm saying। कम है। कम होगी तो अच्छा 28(5) में जब बेटा ये लिखा हुआ है कि प्रिया, उसमें ये बात लिख दिया 28(5) के अंदर कि भैया आपके हाथ में टैक्सेबल कितनी होगी, जितनी अलाउड है वहां पे, राइट। लेटर से आपने 50,000 भी दे दिया भाई को, दे दिया, मैं ये कह रहा हूँ आपको। तो ऑफिस बात है 16,000, मान लो आपको अलाउड 34,000 रुपए अलाउड हुआ, 34,000 अलाउड हुआ, तो 34,000 नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने दिए 34,000, तो भी 16,000 रुपए आपके हाथ में ऐड नहीं करेगा, अच्छा, तो राइट। डीड चाहे जो मर्जी बोलती रहे। जो मर्जी लिखता रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैटर नहीं, बस जितना अलाउड होगा उतना ही करेगा। नहीं, उनका क्वेश्चन है सर कि बिकॉज प्रोविजन सेज द रेम्यूनरेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द डीड, जितना डीड में लिखा है उतना नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, अशोक सर आपकी बात सही है, पर होगा क्या, अगर पॉसिबिलिटी, आपका पॉइंट वहां पे ठीक है कि पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मान लीजिए अलाउड तो हो 40,000 रुपए, मान लीजिए लिखा हुआ 50,000 रुपए, और इन्होंने सिर्फ 35,000 दिया है, तो वहां पे एक बार को झगड़ा पड़ सकता है, यस पॉसिबिलिटी यस। पर हमने हाँ जो वही। इशू वो डिस्कस किए कि जहां पे सर अलाउड तो 34,000 था, सिर्फ लिखा हुआ था 50,000 रुपए, तो आपने अगर 50,000 दे दिए या 34,000 रुपए दे दिए, फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूं। आपका पॉइंट वहां पे ठीक है कि जहां पे भैया अलाउड तो 34,000 था, और सॉरी अलाउड तो 40,000 था, आपने 34,000 दिए और एक्चुअली 50,000 लिखा हुआ था, तो ऐसे केस में द सही मैंने में अगर सही व्यू लिटरल इंटरप्रिटेशन करें, तो मेरा पर्सनल मानना है क्योंकि 28(5) में आपने अलाउड ही 34,000 किया है, अप्रिशिएट कीजिएगा, तो आपके हाथ में सर टैक्सेबल 34,000 नहीं होगा। ये बहुत एक्सट्रीम व्यू हो जाएगा जहां पे वो कहेगा जी मैं 6,000 रुपए तो वहां पे अलाउ कर रहा हूं और 6,000 रुपए आपके ना आपके हाथ में इनकम कर रहा हूं, बहुत एक्सट्रीम व्यू हो जाएगा ये। हेलो। हाँ जी सर, हाँ विपिन जी। हाँ नितिन जी, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर डीड में हमने फिक्स की हुई है सैलरी सपोज 50,000, जी सर। लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 34,000 ही अलाउ होती है, तो हम 34,000 नहीं दे रहे हैं, हमारी जो इनकम है वो कम है, हम 10,000 ही दे रहे हैं, तो वेदर फर्म के हाथ में वो उसको डिसअलाउ करके उसको इनकम को ऐड करेगा या क्या करेगा? वो तो रेवेन्यू को लॉस होगा इन केस वो डिसअलाउ करता है। एक मिनट, अगर वो डिसअलाउ करता है तो फर्म को लॉस होगा, रेवेन्यू को लॉस होगा, रेवेन्यू तो अपना लॉस करना नहीं चाहेगा। नहीं सर, विपिन सर ऐसा नहीं है, आप समझे बात। पॉसिबिलिटी हो सकता है बहुत ज्यादा, जैसे कोई अशोक जी ऐसा कोई अगर अच्छा असेसिंग ऑफिसर होगा, पॉसिबिलिटी है उसको अगर केस ऐसा नजर आया यहाँ पे, तो आपके मान लीजिए रिफंड रिफंड पड़ा होगा मान लो, या फिर टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है, वो कहेगा यहाँ पे तो रिफंड बना दूंगा जो थोड़ा बहुत, या टैक्स एडजस्ट कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस, आप समझे मेरी बात, और वहां पे मैं लाइबिलिटी क्रिएट कर दूंगा। व्हाई इट इज सो, आप एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सर यहाँ पे तो 30% टैक्स हो, एग्जाम्पल फर्म में तो 30% टैक्स ही होगा, पर आप जो ब्रैकेट में आ रहे हो, ब्रैकेट में बहुत हाई ब्रैकेट में आ रहे हो, तो पॉसिबिलिटी आप 43% पे भी जा सकते हो, फर्म में 43% पे नहीं आ सकते, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। इंडिविजुअल में 43% पे भी जा सकते हो, आज जो सरचार्ज बढ़ गया है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ बहुत एक्सट्रीम व्यू हो जाएगा सर ये वाला, आप समझो मेरी बात। एक्सट्रीम व्यू इसलिए हो जाएगा कि भैया वो कहेगा यहाँ पे तो मैं वहां पे तो मैं आपको अलाउ करता हूँ और यहाँ पे आपके हाथ में ऐड करता हूँ। मेरा पर्सनल मानना है 28(5) को अगर आप रीजनेबली पढ़े और रैशनली पढ़े, और जो लिटरल इंटरप्रिटेशन भी आ रहा है,
जिसका कहना ये है कि जितना मैंने आपको अलाउ किया है उतनी आप अपनी इनकम के लिए ऑफर कर दो सर। ठीक है सर। चाहे फर्म में प्रॉफिट नहीं भी आ रहा तब भी। तो सर जितना अलाउड होगा तभी तो होगा ना सर। अलाउड कितना हो रहा है? नहीं, अलाउड 34 हो रहा है लेकिन हम 10 ही दे रहे हैं। तो कोई मैं कह रहा हूँ क्योंकि- सर, मैं कह रहा हूँ बहुत एक्सट्रीम भी हो जाएगा ना सर। वो कह रहा है जितना अलाउ किया गया 28.5 क्या बोल रहा है? 28.5 बोलना बेटा, क्या बोल रहा है वो? प्रिया बोला आप 28.5 क्या बोल रहा है? Any interest, salary, bonus, तेज बेटा, तेज सेमिनार दे रहे हो आप। any interest, salary, bonus, commission, or remuneration, or whatever they called due to or received by partner from such firm. एक मिनट मैं निकाल लूँ किताब में जाता हूँ। वो बोलता है एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिमिशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम सच फर्म, प्रोवाइडेड दैट where interest, salary, so and so, whatever called, any part thereof has not been allowed to be deducted. तो हैज नॉट बीन अलाउड सर, आपको अलाउड तो 10,000 रुपये हुई है ना सर। 34,000 तो कभी अलाउड भी नहीं हुआ टू बी डिडक्टेड। प्रोविजन पड़े ना सर अंडर क्लॉज बी ऑफ 40 इनकम क्लॉज शैल बी एडजस्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट नॉट सो अलाउड। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो आपको अलाउड तो 10,000 रुपये हुआ, 34,000 रुपये अलाउड नहीं हुआ सर। ठीक है जी। नहीं, मेरा डाउट ये था कि अगर हम एज पर रीड अगर आप नहीं चलते हैं तो वेदर आईटीओ डिसअलाउ कर सकता है? नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा सर, बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। ठीक। नितिन सर, बोलिए सर, बोलिए। पार्टनरशिप डीड में जो क्लॉज मेंशन करते हैं एज पर क्लॉज 40B करके मेंशन कर देते हैं, देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट रिटन इन द नहीं पार्टनरशिप। सर, ऐसा नहीं है। वो मैंने अभी आपको क्लेरिफाई, यही बात क्लेरिफाई करी है। और मैंने ये बोला है आपको अमाउंट तो लिखना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट टू लिख सकते हो आप, अप्रिशिएट करें 40A2B और जो भी सॉरी 42 कह रहा हूँ आपको 40BA और 40B 40B लिख सकते हो आप। यू कांट राइट लाइक दिस प्रवीण भैया, ऐसे नहीं कह सकते आप कि भैया जो उसमें अलाउड होगा उतना कर लूंगा। आप अमाउंट तो लिखना ही पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड ऑलरेडी बनी हुई है, उनमें क्लॉजेस ऑलरेडी अमेंड कर लो भैया, अमेंड कर लो ना भैया, क्या फर्क पड़ता है यार। और सप्लीमेंट्री होना है। अब आप बोलोगे तो प्लेन पेपर भी हो सकती है, मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी की दिक्कत तो आएगी। वो तो पार्टनरशिप डीड तो आप ठीक तो कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है? राइट, स्टैम्प पेपर आज परचेज कर लेना, क्या दिक्कत है भैया? ठीक है। हाँ जी भैया। आपका अमाउंट वो रह सकता है व्हाटएवर इज देयर इन 40B, लेकिन हाँ जी। अमाउंट लिखना होगा। आप Amount- अमाउंट वही लिख सकते हो जो 40B में अलाउड है, उतना भी सर- दे सकते हो। नहीं सर, वो का कहना सर ये है, अशोक सर उनका ये कहना ये है। नहीं, मैं समझ गया। मैं व्हाट आई एम सेइंग इज खाली 40B नहीं लिखने का। आप जो 40B में जो परसेंटेज दिया है आप उतना अमाउंट दे सकते हो, उतना ही दे सको दो, हाँ जी, लेकिन खाली लिखना 40B नहीं चलेगा। दैट्स व्हाट यू आर राइट। एकदम ठीक है सर, एकदम ठीक है। नहीं, वो जो अमाउंट है वो फ्लक्चुएट होगा एवरी ईयर। नहीं सर, उनका सर प्रवीण जी, अपन- अशोक जी ये बोल रहे हैं आप 40B का रेफरेंस देते हुए 60% सैलरी ऑफ 60% ऑफ दिस प्रॉफिट 90% ऑफ ओके दिस, ओके, वो पर इन द कैसे? परसेंटेज टर्म्स